कोई भी राय जब हम देते हैं, जब हम आइडिया देते हैं, हमसे पूछा गया है ना, तो हम मालिक बन करके दें। अच्छा। लेकिन फिर जब डिसीजन का टाइम आए, हाँ, तो बालक बन जाए। आजकल दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल। सो बेसिकली जो एवरी बीइंग है, हाँ, उसकी ये 7 बेसिक क्वालिटीज है। शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। जो आपने अक्वायर किया है वो विनाशी है, पेरिशेबल है। तो इम्पेरिशेबल क्या है, अविनाशी क्या है? जस्ट दैट एनर्जी, सोल। सो आई एम अ सोल, दिस इज माई बॉडी। बहुत बढ़िया। हमारे जो वाइज लोग होते थे वो हमेशा कहते थे कौन सा पेड़ झुकता है? जो बड़ा होता है। मना झुकना भले हमारे अभी कमजोरी समझी जाए, पर झुकना एक्चुअली कमजोरी नहीं होती। लेकिन इसको समझा क्यों जाता है? आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कर नहीं पाते कोई चीज, तो आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो कि ये गलत है। गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? अरे बस दुआ है आपकी। आपको देख के बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बहुत लोग कहने लगे हैं कि सिस्टर श्रेया की जो सफ़ेद पोशाक है और उनकी जो बातें हैं, उससे उनका तेज और बढ़ के निकल के आता है कि तुम भी कुछ करो। तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ? सिर्फ सफ़ेद पोशाक की बात नहीं है जी, लेकिन अंदर से सफ़ेद बनने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक वी आर ऑल ऑन दैट जर्नी, वी आर टेकिंग दोज लिटिल स्टेप्स, तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। चलिए, उनको मैं यही कहूँगा कि उनकी वजह से मेरी जो मानसिकता है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ा फिल्टर आउट हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको भी कुछ डिफरेंस फील हो रहा होगा। जी, हो रहा है। मेरे घर वाले कहने लगे हैं कि शायद तुम थोड़े और शांत हो गए हो। मैंने कहा तो अच्छी बात है। तो इसका असर ज़रूर आ रहा है। और मेरे ऑफिस वाले भी कहने लगे हैं कि आप में वो बात नहीं रही। मैंने कहा अच्छी बात है। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से आज। तो एक बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मूर्तिकार था और वो मूर्तियाँ ऐसी बनाता था जैसे आप इंसान, जीवित इंसान, और उसने जो मूर्ति बनाई है उसमें फ़र्क नहीं बता सकते थे। बहुत कमाल का मूर्तिकार था। और एक दिन उसे ऐसे सपने में आया और उसको पता चला कि उसके मरने का दिन बहुत करीब है। तो उसकी तैयारी में लग गया कि भाई अब मुझे बहुत जल्दी यमराज लेने आने वाले हैं। तो उसने क्या किया, 10 मूर्तियाँ बनाई जो उसी के बारे में थी। तो अपनी खुद की उसने मूर्तियाँ बनाई और जो मूर्ति की जो पोजीशन थी वो थी कि जैसे वो ध्यान कर रहा हो। तो 10 मूर्तियाँ अपनी बनाई जैसे वो ध्यान कर रहा हो। और जिस दिन यमराज आने वाले थे वो खुद भी ध्यान में बैठ गया। यमराज आए और अब यमराज को समझ में नहीं आया कि किसको लेके जाना है, क्योंकि इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता था वो। तो यमराज अचंभे में पड़ गए और कहने लगे वाकई मूर्तियाँ तो बहुत अच्छा बनाता है ये, लेकिन बोले कि मूर्तियों में कमी है। तो वो उठ बैठा, बोला कि क्या कमी है? मैं मेरे से बेहतर मूर्ति कोई बना नहीं सकता दुनिया में, आपको पता है? मेरे से बेहतर ज़िंदगी में दुनिया में कोई मूर्ति नहीं बना सकता, क्या कमी है? तो यमराज बोले कि मूर्तियों में अहंकार नहीं है और तुम में अहंकार है, इसलिए तुम उठ पड़े। और फिर यमराज उसको ले जाते हैं। तो अहंकार जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में हमने बात नहीं की, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस विषय में बात की जाए कि अहंकार ऐसी चीज़ है जो शायद पैदा होते ही हम सब में आ जाता है और अंत तक रहता है और कोई भी इंसान शायद इससे बचा नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है लेकिन होती ज़रूर है, ग्रेविटी की तरह है। होती क्यों है ये? कहते हैं ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। जी, जो भी हमारे दुख का कारण है उसके फाउंडेशन में ईगो और अटैचमेंट को बताते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा ये होती है, लगभग सब में दिखाई देती है। क्योंकि ईगो क्या है, जो चीज़ें हम लाइफ में अक्वायर करते हैं वो है नहीं पर हम उसको अक्वायर करते हैं। जैसी जर्नी शुरू होती है हम अक्वायर करना शुरू करते हैं। हाँ। और जो जो चीज़ें हम अक्वायर करते हैं उसके साथ हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। और एक्चुअली में इट इज़ बेसिकली अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज, जो हमने ही तैयार की है, जो हमने की है। फॉर एग्जाम्पल पहली चीज़ ही जो हम अक्वायर करते हैं वी आर सोल ऑन अ जर्नी। हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग है जी। तो जो बीइंग है वो सबसे पहली चीज़ जो अक्वायर करती है वो बॉडी है जी। तो कभी कभी आप देखेंगे उस बॉडी का भी अहंकार आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। फिर उसके बाद हम अक्वायर करते हैं, आप बताते जाए, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या हम अक्वायर करते हैं? शोहरत, नाम। उसके पहले रिफ्लेक्ट करें, पहली चीज बॉडी है, पहली चीज जन्म हुआ आपको शरीर मिला, उसके बाद सेकंड क्या मिलता है? नाम।
हाँ, फिर उसके बाद मटेरियल पोजेशंस। मटेरियल पोजेशन से पहले मटेरियल पोजेशन से पहले घर, फैमिली। फैमिली। क्यों, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस ऑर्डर में हम अक्वायर करते हैं ना, उसी ऑर्डर में अटैचमेंट होती है। अच्छा, तो बॉडी की पहले, फिर नाम का, ज्यादा, फिर फैमिली का, फिर उसके बाद मटेरियल आपकी पोजेशंस। चाहे वो एजुकेशन है, डिग्री है, मटेरियल पोजेशंस हैं, बैंक बैलेंस हैं, आप जैसे जैसे अक्वायर करते जाते हैं, आप उन चीजों से अटैच होते जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई यू आर ऑलवेज लिविंग इन फियर आल्सो, कि ये चली ना जाए हमसे, ये चली ना जाए। जबकि एक्चुअली में ट्रूथ क्या है? ये था ही नहीं हमारा, ये हमारा था नहीं, हमने अक्वायर किया, लेकिन हमें ये तो पता है कि आज नहीं तो कल जाएगा। और इसके लिए कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। वी नो दिस समवेयर, हम सबको पता है। अक्वायर भी करना है, लेकिन अक्वायर करके उसको एंजॉय करना है बस। पर हमारे से जो भूल हो जाती है छोटी सी, हम अक्वायर करते हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि छोटे जब हम होते हैं, हमको किसी ने खिलौना दे दिया, अब हम खिलौने से खेलने लगे। अब जिस दिन वो खिलौना खो जाता है या कोई चोरी हो जाता है या टूट जाता है तो बहुत दुख होता है। अब बच्चे को तो नहीं पता ईगो क्या होता है, लेकिन उस पे भी बहुत दुख होता है, बहुत दिनों तो रोना धोना होता है। अगर दूसरे को देना पड़े उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो एट अ वेरी यंग लेवल हम उस ईगो को कैसे तोड़ सकते हैं? सी, ईगो की जो निशानी है ना, बेसिक निशानी है, इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स। राइट, बिल्कुल। टच स्टोन जो है, हर चीज का कोई टच स्टोन होता है। हिंदी में उसको हम कहेंगे जहाँ अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग है। अरे वाह, क्या बात है। इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स, जहाँ अभिमान है वहाँ आपको अपमान फील होगा। अच्छी बात है। तो किसी भी चीज का अगर आपको अभिमान है, एनीथिंग, चाहे वो आपका कोई अक्वायर्ड स्पेशलिटी है, कोई अक्वायर्ड टॉय है, कोई अक्वायर्ड बॉडी है, लुक्स है, उसके बारे में कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है। अगर बुरा लगता है तो फिर अभिमान है। तो अभिमान है। ईगो बहुत सटल है और उसकी बहुत लेयर्स है जी, बहुत लेयर्स हैं। उसको आइडेंटिफाई करना ये भी अपने आप में, जैसे कहे एक बहुत बड़ा विजडम ही कहेंगे। इसलिए एवरी टाइम यू आर गेटिंग हर्ट, मन आपको किसी चीज की ईगो है। जैसे आपने कहा, अगर मुझे सम्मान नहीं मिला और मुझे हर्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई कहता है कि आपने ये जो आज टॉक दिया ना, ये तो बिल्कुल मजे का नहीं था, या आपने जो आज रिकॉर्डिंग करी इसमें तो बिल्कुल मजा नहीं आया, एंड आई फील हर्ट, दैट मीन्स आई एम अंडर द ईगो। किस चीज की मुझे ईगो है? कि मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ। तो इन सब चीज में सिस्टर श्रेया एक चीज बताइए, जो मैंने आपसे सवाल किया कि जब बच्चा है वो खिलौने से खेल रहा है, अब उसको कैसे सिखाएं कि ईगो क्या होता है? आइडेंटिटी तो बन गई ना। एक्चुअली शुरुआत तो आप ठीक कह रहे हैं, वहीं से होती है, क्योंकि वो खिलौना उसको मिला और कहीं ना कहीं 2-4 दिन के बाद उसको लगता है कि मेरा खिलौना है। हाँ, बिल्कुल, ये मेरा खिलौना है। और वो मेरा खिलौना अगर कोई उसकी तरफ देखता भी है तो उसको गुस्सा आता है। बिल्कुल। अगर उससे कोई लेता है तो भी उसको बुरा लगता है। और कोई ले ना ले उसका भी डर होता है। ईगो हैज दिस वेरी 3 डोमिनेंट इमोशन, फियर, एंगर और सैडनेस साथ साथ चलता है। फियर, एंगर और सैडनेस। पहले फियर, मेरा है तो किसी को कोई लेना ले, एक डर है, वो अपने साथ पकड़ के रखेगा, उसको साथ लेकर सोएगा, उसको स्कूल भी साथ लेकर के जाएगा, मेरा है वो। एंड सेकंड इज एंगर, गुस्सा कि अगर कोई ले ले तो ये क्यों लिया इसने। कोई देखता भी है तो अच्छा नहीं लगता। और सैडनेस, अगर छूट जाए, खो जाए, टूट जाए तो फिर दुख हुआ कि यार ये क्या हो गया। तो ईगो के ये 3 बहुत अच्छी निशानियां हैं। ये तीनों है ही, ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं। जस्ट बिकॉज हमने उसको कहा ये मेरा है, नॉट रियलाइजिंग कि वो एक मटेरियल पोजेशन है, टेम्पररी है। जो मैंने अक्वायर किया है वो टेम्पररी है। इवन बॉडी, टॉय छोड़ो, चलो लेट्स बिगिन विद टॉय ओनली। टॉय का समझ में आ जाएगा तो बाकी बड़ी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। वो टेम्पररी है, वो टूट भी सकता है, खो भी सकता है, और वो फाइनली पेरिश भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। सो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी शायद बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग न हो, लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड, भले बच्चे की बुद्धि डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। फिर भी आप उसको जो चीज समझाने की कोशिश करते हैं वो फॉलो बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में कोई बड़े हैं, वो शेयर करते हैं तो बच्चे के लिए शेयरिंग इजी हो जाती है जी। अगर कोई, वो एक तरह से कॉपी करते हैं,
बिल्कुल। उनको आप समझा नहीं सकते बैठ हाँ, बैठ करके, बिल्कुल। उतनी उनकी बुद्धि डेवलप्ड नहीं होती, पर वो देखते जाते हैं। घर में किसी ने थैंक यू कहा, उन्होंने थैंक यू कहा, घर में किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल। यूज़ करी। तो एक बच्चे को सिखाने का जो इजी तरीका होता है, यू स्टार्ट डूइंग दैट। आप वो करना शुरू करेंगे तो उसको समझ में आता है कि ये राइट है। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके पेरेंट्स का। वही उसके लिए भगवान है, वही उसके लिए टीचर है, वही उसके लिए रोल मॉडल है। वो जो जो करते हैं वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी माँ और मेरा जो रिश्ता था ना, वो बड़ा प्यारा रिश्ता था, अजीब भी था। हम दोनों में ना बहुत प्यार था, आज भी है, हमेशा रहेगा। लेकिन हम में बहुत अहंकार भी था। तो हम में जब भी लड़ाई होती थी, किसी बात की लड़ाई होती थी, अनबन हो गई, बातचीत हो गई, तो हम एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे। हम बात करना बंद कर देते थे। और हमेशा ये रहता था कि उनकी गलती है, वो आके बोलें, हम वो बात करें, मैं क्यों बात करूं। और उनकी तरफ से भी ये रहता था कि भाई मैं तो इसकी माँ हूँ, विशाला की बात करें, मैं क्यों करूँ। और ये सिलसिला 3-4-5 दिन चलता था। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मुझे याद है मम्मी हमेशा कहती थी कि जब मैं नाराज़ हूँ उस समय आके मुझे बात मत किया करो, तुम 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद आके मुझे बोल दूँगा, सुन लोगी तुम्हारी बातें, लेकिन जब मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ उस समय मुझसे बात मत किया करो। और वो मुझ में भी बैठ गया। लेकिन ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला किस्सा, ये पूरी जिंदगी चला उनके साथ। तो ये जो ईगो मुझ में आया, ये अहंकार आया, स्वाभिमान मैं समझता था इसको, ये कैसे आया। और मैं जानता हूँ ये कई घरों में होता है, सब घरों में होता है कई बार। तो इसको कैसे तोड़ा जाए। साइलेंट ट्रीटमेंट भले नहीं होता होगा, लेकिन देखो ये ईगो का जो रूप है, ईगो के जैसे हमने कहा बहुत रूप होते हैं, उसमें से एक ईगो का जो रूप है जिसको हम कहेंगे आई एम राइट। हाँ, मैं ही सही हूँ सिंड्रोम तो सब जगह होता है, आई एम राइट करके। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं। हाँ। और जो मैंने अक्वायर किया, जो मैंने सीखा, जो मेरे संस्कार है, मुझे लगता है कि मैं राइट हूँ। बिल्कुल, जो सही भी है। बस हम इतना भूल जाते हैं कि मैं राइट हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। हाँ, सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है, होता ही है ना। हो सकता है नहीं, होता ही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बॉटल देखें, हमारे पास ये बॉटल है, आप यहाँ से देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ट्रांसपेरेंट, सफेद कह सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब हम कब तक आर्ग्यू कर सकते हैं इस पर? जिंदगी भर कर सकते हैं, जिंदगी भर कर सकते हैं। अब हम में से राइट कौन है? दोनों सही है, क्योंकि इसका कैप जो है, जो आपकी तरफ है वो हरे रंग का है, और जो बॉटम है वो मेरी तरफ है जो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन अगर आपको ग्रीन देखना है और मुझे अगर ट्रांसपेरेंट देखना है तो क्या करना पड़ेगा? बोतल को उल्टा करना पड़ेगा ताकि मैं हरा देखूं और आप। ये हम चाहते हैं पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिक्स्ड है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम बॉटल को चेंज करना चाहते हैं, हम सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं। सिचुएशन फिक्स्ड है। आप जिस चीज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होंगे, कोई भी बात होगी, बात नहीं बदल सकती। बहुत बढ़िया। अब मुझे अगर वापस इसको ट्रांसपेरेंट देखना है और आपको ग्रीन देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दिस कैन नॉट चेंज, ये नहीं बदल सकता। तो हमें अपना नजरिया और अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो नहीं हम करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे ये चीज़ आपके परसेप्शन से देखनी पड़ेगी और आपको ये चीज़ मेरे परसेप्शन से देखनी पड़ेगी। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे। हमें सिर्फ एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, शायद आपके नज़रिए से ये ट्रांसपेरेंट है। आप जो कह रही हैं बहुत सुंदर बात आपने की। भाई सिचुएशन तो नहीं चेंज होगी, अपना नज़रिया बदलो, लेकिन नज़रिया जो आ रहा है वो तो एक्सपीरियंस से ही आ रहा है। एक्सपीरियंस से आ रहा है। इसलिए उस समय जो मन हमारा कहता है, ईगो क्या कहता है? मैं सही हूँ, आप गलत है। ईगो की लैंग्वेज ये है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, मदर सन के बीच में है, किसी के बीच में भी हो सकता है। पर ईगो की भाषा क्या है? मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग है। सामने वाला कह रहा है मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग है। अब जब हम ईगो को ईगो से बाहर निकलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको हम कहेंगे, तो वहां पर हमें ये रियलाइज होता है कि सही गलत की बातें नहीं है, हम अलग अलग हैं। सही गलत नहीं है, हम अलग अलग हैं। और क्योंकि हम अलग अलग हैं, इसलिए एक ही चीज हमें अलग दिखाई दे रही है। Which means I may not agree with you, but can I accept you? बहुत जरूरी है। मैं जरूरी नहीं आपके साथ अग्री करूं, क्योंकि वो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो उससे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, और मुझे मेरा राइट ठीक लग रहा है। तो हम वो कर सकते हैं जो हमें ठीक लग रहा है। जो मुझे ठीक लग रहा है मैं कर सकती हूँ, जो आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों आया? क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई।
अब ये जो हम जो बात कर रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइए, कई बार होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें हमेशा बोला जाता था कि तुम सॉरी बोलो, तुम बड़े हो, तुम नहीं सिखाओगे। मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ा हूँ, तो हमारे पापा मम्मी भाई बहन जो कज़न्स, आंटी मासी मामा चाचा चाची हमेशा ये सिखा के गए हैं कि बड़ों को हमेशा झुकना ज़रूरी होता है, क्योंकि सही पाथ तो तुम ही दिखाओगे, पथ जो है वो तुम्हें ही दिखाना है। और उस समय भी बड़ा मुझे परेशानी होती थी कि हर बार सॉरी मैं ही क्यों बोलूँ, कभी कभी गलती नहीं होती थी, बच्चे थे हम समझते नहीं थे। अब वो बात दिमाग में कहीं ना कहीं छप गई, तो मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, ऑफिस में भी कभी कोई होता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ कि यार तुम बड़े हो, सॉरी बोल दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो कभी कभी मुझे भी ये सुनने को मिलता है, मैं ही हमेशा क्यों बोलूँ, गलती आप उसको कुछ नहीं बोलते, तो इसका क्या निवारण है? हमारे जो वाइज लोग होते थे वो हमेशा कहते थे कौन सा पेड़ झुकता है, जो बड़ा होता है, जो फलों ऊंचा से होता लदा है, होता है। जो फलों से लदा होता है। हाँ, मना झुकना भले हमारे अभी कमजोरी समझी जाए, पर झुकना एक्चुअली कमजोरी नहीं होती। लेकिन इसको समझा क्यों जाता है? इसको क्यों समझा जाए? आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप कर नहीं पाते कोई चीज तो आप उसको जस्टिफाई करना चाहते हो कि ये गलत है। ये कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इस समय सोसाइटी में। चाहे इस ईंट का जवाब पत्थर से है, अगर कोई कहेगा प्यार से दो तो उसको भी कमजोर समझा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। कोई सच बोलता है हमेशा, उसको भी कमजोर समझा जाता है। बिल्कुल। कोई झुक जाता है उसको भी कमजोर समझा जाता है। जो सॉरी बोलता है वो भी कमजोर है। ये कोई एक चीज नहीं है, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स आपको अपने जीवन के प्रिंसिपल्स अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करने होते हैं। कभी कभी हमें वो चीज करके कंफर्टेबल भी लग रहा होता है, हाँ, पीसफुल भी फील हो रहा होता है, रिश्ते भी ठीक हो रहे होते हैं, हम आगे भी बढ़ रहे होते हैं, लेकिन केवल वो सुन सुन करके हम कहते हैं नहीं, शायद सब कहते हैं ना कि ये कमजोरी है तो गलत होगा। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो गलत है कि नहीं? कहते तो ये है कि जो झुकता है उसके सामने सारा संसार झुकता है, और जो वो पेड़ अकड़ के खड़ा रहता है तो तूफान आता है तो सबसे पहले वही गिरता है। बिल्कुल। झुकने का मतलब देखो दो प्रकार होते हैं, सबमिसिव एटीट्यूड, वो वाला झुकना नहीं है। बिल्कुल। कई बार कई चीजें राइट होती नहीं है पर उसको वो टैगलाइन दे दिया जाता है, तो हम कोई झुकने का वो मतलब नहीं है कि कोई हमें ग्रांटेड ले रहा है या सबमिसिव एटीट्यूड है। यहाँ झुकने का मतलब सिर्फ इतना है, लेट गो करना। हो गया ना। इसीलिए हर रोज रात को सोने से पहले 2 मिनट रिफ्लेक्ट कर ले। न दुख देना है न दुख लेना है। बहुत बढ़िया। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। और अगर गलती से दे दिया है, आपने दे दिया है, then the only thing is just apologize। आपका भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, उनका भी व्यर्थ खत्म हो जाता है, एक ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। करके देखे। वी आर डूइंग इट फॉर आवर पीस ऑफ माइंड। बहुत बढ़िया। वी आर डूइंग बिकॉज आई वैल्यू दैट रिलेशनशिप। आई एम नॉट डूइंग टू प्रूव इट टू एनीबडी। बहुत बढ़िया। राइट रॉन्ग की बात ही नहीं है, आई फील गुड। और कभी कभी मैंने देखा है कि ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अपने पिताजी से ये बात सीखी है कि कितना भी कुछ हो जाए वो फ़ोन हमेशा करते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो सॉरी बोलेंगे, लेकिन वो हमेशा फ़ोन करते हैं। हम लोग शायद चूक जाते हैं कि कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कोई बात पे अनबन हो जाती है तो हम फ़ोन नहीं करते। पापा हमेशा फ़ोन करते हैं, और कैसे हो, सब ठीक है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, एक्सेट्रा। तो मैंने देखा है अब मेरे साथ वो मन शांत होता है। तो जब पापा झुक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं झुक सकता? ये आपने बहुत सुंदर बात कही। हमारे कल्चर में पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि आपको सॉरी बोलना है, आई लव यू बोलना है, ये सब नहीं था। वो अनसेड है। सॉरी का मतलब क्या होता था, जैसे उन्होंने कॉल किया और बात करना शुरू कर दिया, तो वो एक तरीका है कहने का कि भाई मैंने कुछ पकड़ के नहीं रखा है, हाँ, मैंने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। इट इज अ वे ऑफ सेइंग दैट। हमें भी कोई जा करके किसी को सॉरी नहीं कहना होता। बिल्कुल। बात करना शुरू कर दो, विच इज जस्ट टेलिंग अनदर पर्सन, भाई आपको जब छोड़ना हो छोड़ देना। मैंने तो छोड़ दिया, मेरी तरफ से कुछ भी पकड़ा हुआ और उससे ज्यादा वो मुझे क्या बोल रहे हैं बिना बोले कि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत जरूरी है, तो मैं तो कुछ पकड़ के नहीं रख रहा हूँ। और वो साइलेंटली ये भी कह रहे हैं कि तुम भी मत पकड़ के रखो। वो एक्चुअली क्या होता है, जब सामने वाला आपसे बात करना शुरू करता है तो वहाँ से प्यार की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, आपकी हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएंगे। जो आपने अभी पकड़ के रखा हुआ था, आपने अपनी जो लव की एनर्जी उसको ब्लॉक कर दिया था, उसके आगे एक दीवार बना दी थी। एक्चुअली हमारी जो नेचुरल नेचर है ना वो लव है।
लव कंफर्टेबल है हमारे लिए, वो प्योर एनर्जी को रेडिएट करना वो बहुत कंफर्टेबल है। हम कभी कभी उसके आगे दीवार डाल देते हैं ना, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसको गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगा, उसने मुझे इग्नोर किया था। अब जब हम ये करते हैं ना, इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें तो लीडरशिप की सेमिनार ले रहे थे वो इंसान। वो कह रहे थे कि वी मस्ट को हमको हमेशा मारना है। वी मस्ट क्या है? वी, आई, मी, अस। तो वी मस्ट जो है ये डिजीज़ है, इसको काटो। हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, यू, देम। तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी है, लेकिन ये बोलना बड़ा आसान है और इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है इंडिविजुअल हैं। हम अपने बारे में ही सोचते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा, एट्सेट्रा। तो ये भी क्या अहंकार का ही रूप है? अहंकार का जो रूप है, जो हमने कहा कि सिर्फ आए नहीं लेकिन वी के बारे में हम सोचे, सो कभी कभी हमें हमारे आइडिया, हमारा तरीका, हमारा उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। और जब वैसा होता है तो हमें सुपीरियर फील होता है। जी, जो आप ऑब्सेशन की फील करें, मुझे सुपीरियर फील होता है। जब मुझे फील होता है कि मैं सुपीरियर हूँ तो मुझे खुशी फील होती है। हाँ बिल्कुल, हर इंसान को होता है। हाँ, ये ईगो है। तो जो हम ईगो की बात करते हैं ना, वो इतनी सी चीज़ की भी हो सकती है। मेरा आइडिया, मेरी राय, मेरा तरीका, मेरा काम करने का तरीका, मेरा टीम को मैनेज करने का तरीका, मेरा भाषण करने का तरीका, वही राइट है और वही सुपीरियर है। एंड दैट्स व्हेन आई फील वैल्यूड। लेकिन जब हम वी में जाते हैं तो वी में देयर इजंट अबाउट सुपीरियर एंड इन्फीरियर, इट्स अबाउट इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी। इसीलिए कभी कभी जब हम टीम्स में भी बैठते हैं तो ये आपने कई बार देखा होगा, जब आप टीम्स में बैठते हैं और कई सारे मुद्दों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो कई बार बहुत केओटिक हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कुछ निकलता नहीं है। एक चीज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। सब बैठे हैं, हमने ये भी देखा सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, सबके परसेप्शन अलग हैं। कोई भी राय जब हम देते हैं, जब हम आइडिया देते हैं, हमसे पूछा गया है ना, तो हम मालिक बन करके दें। अच्छा, लेकिन फिर जब डिसीजन का टाइम आए, हाँ, तो बालक बन जाए। अच्छा, जब राय दें तो मालिक बन के दें, ओनरशिप के साथ, और जब डिसीजन का टाइम आए तो बालक बन जाएं। क्यों ऐसा? क्योंकि डिसीजन वो होना चाहिए जो सबकी राय से, मेजॉरिटी को ठीक लगता है। हाँ, और जिसमें कंपनी का, घर का, सेवा का बेनिफिट समाया हुआ है। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट द सक्सेस of that idea, whatever। मैंने जो भी, जिस भी चीज के लिए हम बैठे हैं, ये है थोड़ा सा अपने को अनलिमिटेड लेकर के जाना। कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी। आखिर हम बैठे हैं तो हम किस लिए बैठे हैं? कि ये जो आइडिया है उससे इस कंपनी को बेनिफिट हो, सफल हो, ये सेवा जो हम कर रहे हैं सफल हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपसे कुछ पूछा गया, आपने आइडिया दिया, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। सेकंड टाइम फिर मीटिंग में बैठे, उन्होंने पूछा, फिर एक्सेप्ट नहीं हुआ। थर्ड टाइम आपका मन कहना शुरू करता है, ये तो मेरी बात के, मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ये ईगो है, ये ईगो है। कितना सटली आता है, आप इन्फीरियर फील करना शुरू करते हैं क्योंकि आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती, आप 10 बार भी आइडिया देते, अगर वो आपको पूछ रहे हैं तो आपकी वैल्यू है ना, नहीं तो वो आपसे पूछते ही क्यों। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा उस पर बात करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी एनिमल, और एनिमल जो है उसमें मेल ईगो के बारे में ज़्यादा बात की गई है। और उसके पहले 2-3 फिल्में और आई थी। अगर आपको याद हो, 70s की फिल्म थी अभिमान, बहुत खूबसूरत फिल्म, नाम में ही अभिमान था। ये 2 फिल्मों में अलग बात यह है कि अभिमान में बात होती है कि कैसे मेल ईगो हर्ट होता है जब एक फीमेल जो हैं उनकी ही पार्टनर उनसे बेहतर करने लगती हैं। जो सक्सेस ज़िंदगी ने देखी है आज तक, वो ज़्यादा मेल एरिया में देखी है। तो ये एक्सेप्ट कर पाना कि जो फीमेल फॉर्म है वो भी सक्सेसफुल हो सकती हैं, हमसे ज़्यादा हो सकती हैं, ज़्यादा कमा सकती हैं, ज़्यादा निपुण हो सकती हैं, ये मेल ईगो को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? ईगो है, उसके रूप अलग अलग है। अब जो ये सिनारियो आप सुना रहे हैं, इसमें जो ये एक रूट कॉज है, जेलसी, कंपैरिजन। क्योंकि आज तक आपको लगता था कि ये जो रोल है इट इज फॉर दिस जेंडर। सडनली आपने देखा कि कोई और जेंडर बेटर है, फीमेल जेंडर इसमें बेटर है, या आपसे आगे है, या अकम्प्लिश्ड है, तो है क्या, कंपैरिजन हो रहा है।
आप कंपेयर कर रहे हैं, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ये रोल सिर्फ किसको जाना चाहिए, मेल को, तो वो कहीं जेलसी है, वो चीज़ आपको अंदर में दुख दे रही है। पर ये मेल के साथ नहीं, ये फीमेल के साथ भी हो सकता है। जो हमारी इमोशंस है ना, वो कोई मेल फीमेल में नहीं बंधी हुई होती, वो कोई ऐसा नहीं है। एक फीमेल भी किसी मेल को आगे बढ़ता हुआ जा करके कंपेयर करके, समझो वो किसी हायर पोजीशन पर है, फिर कोई और उससे हायर पोजीशन पर जाता है, शी कैन ऑल्सो गो थ्रू द सेम इमोशनल रोलर कोस्टर, वो भी कंपेयर कर सकती है, वो भी जेलस और हर्ट फील कर सकती है। ये कोई जेंडर डिफाइंड नहीं है। आप कह रहे हैं कि ईगो जैसा भी हो, मेल हो फीमेल हो, जैसा भी हो, वो सही नहीं है, वो ट्रिगर है, आपको उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा, अभी वो आपको कंफर्टेबल तो फील नहीं करा रहा है, चाहे वो मेल ईगो है फीमेल ईगो है, आप अंदर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आप हर्ट फील कर रहे हैं, आप थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप बैठे अपने साथ, वो ट्रिगर को रियलाइज करना, रूट को अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ईगो को जड़ से निकालना तो पड़ेगा ना। उसका रूट हर एक के अंदर अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए जेलसी हो सकता है, किसी के लिए इनसिक्योरिटी हो सकता है, किसी के लिए सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बिल्कुल, किसी के लिए इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, किसी के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन हो सकता है, एक्सटर्नल वैलिडेशन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये रूट कॉज है सफरिंग का। कंपैरिजन भी हो सकता है, तो आप उनको किस हटाओ। चीज से आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो मेजर रोल्स बने हैं वो मेल के लिए, ये एक आपका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके माइंडसेट में है कि यही है, फिर अगर कोई ऐसा आप देखेंगे कि फीमेल किसी पोजीशन पर है, तो हो सकता है कि आप थोड़े से इनसिक्योर फील करें, हर्ट फील करें। ये भी हो सकता है कि आप बहुत खुश हो, ये भी हो सकता है कि आप उन्हों को आगे बढ़ता हुआ देख करके और उनको आप और आगे बढ़ाएं। सो इट इज पर्सन टू पर्सन, इट कैन नॉट बी मेल इको। जैसे दंगल में आमिर खान का डायलॉग है, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? तो फिर अब वहाँ मेल ईगो कहाँ चली गई? वहाँ पर मेल ईगो नहीं है, वहाँ पर एक रिस्पेक्ट है कि ये रोल है और ये रोल कोई भी प्ले कर सकता है। लाइक आई सेड, ये माइंडसेट है, इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। उसको जेंडर बायस में नहीं डालें, ये माइंडसेट है, ये मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। ट्रिगर को रियलाइज करें, रूट को रियलाइज करें और उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करें। एक बहुत खूबसूरत किताब है जो रायन हॉलिडे ने लिखी है, उसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी, और वो बहुत खूबसूरत किताब है। कभी मौका पड़े तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ज़रूर पढ़ें। और वो कहते हैं कि मैंने किताब तब लिखी जब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझ में ईगो भर भर के आ रहा था, और इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी इस किताब लिखने की। वो किताब लिखते समय उन्होंने बहुत कुछ रियलाइज़ किया, और उसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि एक बच्चा जो है वो 7 दिन तक स्कूल नहीं गया। और क्यों नहीं गया? क्योंकि 7 दिन के पहले जब वो स्कूल गया था तो कैंटीन में उसने कोई एक जूस अपने पैंट पे गिरा दिया, कुछ 2-3 बच्चों ने हंस दिया उस पर, और उसे लगा कि सब लोगों को वो याद रहेगा, मेरी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई, बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सोच सोच के वो स्कूल 7 दिन नहीं जाता, जबकि जब वो 8वें दिन जाता है तो किसी को याद भी नहीं हुआ होता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो ये जो इमेजिनरी ऑडियंस है, जो हम सब के दिमाग में चलता है कि फला क्या कहेगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसके चलते हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते। हकीकत यह है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा होता। तो ईगो का एक कारण ये भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते। तो इससे निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? आपने कहा कि हो सकता है दूसरे हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे। बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि नहीं सोच रहे हैं। डजंट मैटर। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, कई बार सच में सोच रहे होते हैं। हाँ। क्योंकि आजकल जितने हम कमजोर होते हैं ना, हम अपने बारे में कम सोचते हैं। हाँ। दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। हम कहते हैं परचिंतन। हाँ। परचिंतन क्या हुआ? आप 3-4 मिले हैं तो आप क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे का ही तो चिंतन कर रहे हैं ना, खुद के बारे में। गॉसिप। हाँ, गॉसिप, बिल्कुल। अलग बात ये है कि हम उसको आजकल कह देते हैं हार्मलेस गॉसिप। आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस कि गॉसिप कैसे हार्मलेस हो सकती है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिप्लीटर है। और आप जिस दिन नहीं होंगे उस ग्रुप में, सो बी अश्योर्ड आपके बारे में बात होगी, आपके बारे में ही बात होगी। मैं हमेशा कहता हूँ जिस शब्द के साथ लेस जुड़ा हुआ है ना, वो होता ज़रूर है, वो थोड़ा लेस होता है, बस यही है। तो मैं कहता हूँ हार्मलेस का मतलब है कि भैया हार्म हो रहा है, लेस हो रहा होगा लेकिन हो ज़रूर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज़ है, आज आपने एक शर्ट पहनी है, येलो शर्ट पहनी है,
अब आप कह रहे हैं कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सोच ही नहीं रहा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर 100 लोग काम करते हैं, किसी को क्या मतलब कि आपने क्या पहना है। ये भी हो सकता है कि उसमें से कोई 2-4 आकर के कहें अरे बहुत अच्छी लग रही है, ये तो बहुत अच्छा कलर है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत एनर्जी प्योर आ रही है। उसमें से 2-4 ये भी हो सकते हैं, क्या यार रोज एक ही शर्ट पहन लेते हो, येलो इतना गंदा कलर, येलो कलर कोई पहनता है, डर्टी पता नहीं फेलो। क्या, येलो तो डर्टी फेलो है, हाँ। या ये तो पहले फीमेल्स पहनती थी, या व्हाटएवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल। अब डिपेंड करता है कि आपकी जो सेल्फ अंदर की जो कॉन्वर्सेशन है वो किस प्रकार से चलती है। अब वो एक कॉन्वर्सेशन ये हो सकती है कि देखो ना इन्होंने ऐसे बोला, ऐसे भी कोई बोलता है, सबके सामने कोई बोलता है, कोई ऐसे क्रिटिसाइज करता है, कोई ऐसे टॉन्ट करता है, दिस विल मेक यू फील वेरी लो, क्योंकि आप किससे इफेक्ट हो गए, नेगेटिविटी से। वो इमेजिनरी ऑडियंस नहीं है, वो बहुत रियल ऑडियंस है। ये रियलिटी है कि लोगों का हर चीज के प्रति एक ओपिनियन होना ही है। कभी कभी वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, नहीं था, दे डिड नॉट रियलाइज, पर मेजॉरिटी करके हर एक का किसी न किसी चीज के प्रति कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है। और दूसरी एक कॉन्वर्सेशन सिंपल सी थी कि आपको कहना था मुझे येलो कलर अच्छा लगता है, मैंने येलो कलर पहना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे कंफर्टेबल है, मुझे तो और पहन करके बहुत अच्छा लगता खुशी हो रही है, जो कभी अटेंशन नहीं मिलता था वो भी आज मिल रहा है, एवरीबडी इज लुकिंग एट मी, दैट्स इट। तो जो आप बात कर रहे हैं उस बच्चे की सेल्फ वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, it is dependent on what you are thinking about yourself even after people have XYZ opinion। क्योंकि परचिंतन तो हमेशा चलता रहेगा। मुझे याद है एक बार जावेद अख्तर साहब कहीं कह रहे थे कि जब लगान बन रही थी तो लगान फिल्म के गाने के लिए उन्हें बोला गया था कि आपको ये गाने लिखने हैं, तो वो आमिर खान के पास गए, बोले तुम क्या पागल हो, ये किस तरह की फिल्म बना रहे हो, गाँव पे फिल्म चलती नहीं है, तुम गाँव के हीरो बनना चाहते हो, जो हीरो धोती पहनता है वो फिल्म कभी नहीं चलती, तुम इसमें धोती भी पहन रहे हो, क्रिकेट बहुत स्लो गेम है, उस पर फिल्म बनानी नहीं चाहिए, तुम क्रिकेट भी डाल रहे हो इसके अंदर, तुम क्या कर रहे हो, और गाने देखो किस तरह के कि बारिश आने वाली है, फिर बारिश नहीं आई, फिर बारिश आ रही थी, फिर बारिश रुक गई, तो क्या तुम पागल हो, किस तरह गाने लिखोगे। तो आमिर खान ने उनका मुझे बहुत कन्विक्शन है इस फिल्म में, मैं ये फिल्म बनाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों ने, जावेद अख्तर इंक्लूडेड, उनको कहा कि मत बनाओ ये फिल्म, लेकिन उनमें कन्विक्शन इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने सुनी, अच्छी लगी बात, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे बारे में सोच रहे। तो जावेद अख्तर का मेरा काम है गाने लिखना, मैंने लिख दिए, बट आमिर खान में कन्विक्शन थी कि स्टोरी अच्छी है, कहानी अच्छी है, ये बोलनी चाहिए, और पीरियड फिल्म, उन्होंने कहा पीरियड फिल्म नहीं चलती, तुम पीरियड फिल्म बना रहे हो। उन सब ना के बावजूद उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट की और कमाल की फिल्म बनाई। तो पर चिंतन ज़रूरी नहीं है, आप में कन्विक्शन कितना है वो ज़रूरी है। इसमें ये भी है, देखो इसमें दोनों बातें हैं। अगर आप जावेद साहब की बात करें तो वो भी एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल, वो अपना एक फीडबैक दे रहे हैं। हाँ। वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक फीडबैक दे रहे हैं, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर भी दे रहे हैं। ज़रूरी भी हो सकता, माना ज़रूरी नहीं है कि ये फिल्म हिट ही हो गई, बहुत अच्छा है, कभी कभी ऐसा भी होता है, हो जाती है, बट एट द सेम टाइम किसी ने कुछ कहा, हम उनकी बात सुने ज़रूर, इफेक्ट नहीं हो, दोनों में बहुत फ़र्क है। इतनी भी मेरे अंदर ईगो नहीं है कि मुझे आपकी राय और उसकी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो भी तो एक ईगो है ना, आई थिंक मैं ही राइट हूँ, बस मैं ही, ऐसा नहीं। अगर मुझे लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, मैं सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, तो मैं करता हूँ। तो एनालाइज करना ज़रूरी है, एनालाइज करना ज़रूरी है, और उसके बाद उस फेलियर और सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अगर वो फेलियर भी हो जाता तो कोई बात नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं है, मुझे उस समय लग रहा था कि ये करना चाहिए, ये सफल हो सकता है, कई लोगों ने राय भी दी, तो भी मुझे लग रहा था ना कि ये करना चाहिए, मैं नहीं करता तो भी तो एक रिग्रेट रह जाता, बिल्कुल, क्योंकि मुझे उसके ऊपर कन्विक्शन था। सो सी देयर इज दैट लाइन वेयर आप सुनते भी हैं लोगों के ओपिनियन, आप उनका फीडबैक लेते भी हैं, पर आप टोटली अफेक्टेड नहीं होते, इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, आप ले करके फिर उसको एनालाइज करके, रिफ्लेक्ट करके, जो आपको ठीक लगता है आप करते हैं, एंड देन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फेलियर और सक्सेस। ये बहुत अच्छी बात बताई कि अफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उस सिचुएशन को सही मायने में देखो और फिर अपना दिमाग लगा के आगे बढ़ो। अफेक्ट होने में देखो क्या होगा, अब हम सबको तो खुश नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे येलो शर्ट नहीं पसंद, मुझे पिंक पसंद है, तो आप पिंक पहनेंगे, फिर कोई दूसरा कहेगा उसको पिंक नहीं ग्रीन पसंद है, तो आप ग्रीन पहनेंगे, फिर वो कोई कहेगा रेड,
आप क्या करेंगे? सही बात है। यू विल लूज योर सेल्फ। आपको समझ में नहीं आएगा आपको क्या अच्छा लगता है। हाँ, आजकल दुनिया में आइडेंटिटी क्राइसिस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मुझे यही नहीं पता मुझे क्या अच्छा लगता है, हाँ बिल्कुल। मेरे लिए क्या बिल्कुल। कंफर्टेबल है। सफलता तो बहुत दूर की बात है, हाँ, मेरे को यही नहीं पता कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इंसान आपको अलग अलग रास्तों पर ही लेके जाएगा। तो मैंने एक वीडियो देखा था और उससे मेरे दिमाग में सवाल आया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक वीडियो था, मुझे वो बहुत शेयर भी हुआ था, जहाँ पे एक लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि आज मैं लेट उठा, और जब मैं लेट उठा तो मैंने कहा अरे लेट हो गया, अब तो सारा दिन लेट होगा, मेरे फॉलोअर्स को भी लेट हो जाएगा। तो मैंने सूरज को कहा आज जल्दी नहीं उगना, और तुम लोग देखना आज कि आज जो सनराइज़ का टाइम था और कल जो सनराइज़ का टाइम था उसमें फ़र्क था। आज सूरज को मैंने बोला लेट उगना, इसलिए वो लेट उगे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस समय तो मैं हंसा, लेकिन बाद में मैं इस बारे में सोच रहा था कि गॉड कॉम्प्लेक्स में इंसान कभी कभी इतना चला जाता है कि उसको लगता है कि अपुनिज भगवान है। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ईगो का एक तरीका है। लेकिन उस इंसान को सक्सेस बहुत मिली होती है, फॉलोइंग बहुत होती है, चाहे वो कोच हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, डॉक्टर हो, उन पे लोग बहुत भरोसा करते हैं। अब एक ऐसे इंसान को मुश्किल बहुत होती होगी ईगो तोड़ना, लेकिन उसके आसपास के लोग बहुत प्रभावित भी होते होंगे, क्योंकि हो सकता है फिर वो इस चक्कर में गलत डिसीजन ले रहा हो, सेकंड ओपिनियन नहीं ले रहा हो, दूसरों के बारे में सोच नहीं रहा हो, दूसरों की ओपिनियन ले ही नहीं रहा हो। तो हाउ डू यू डील विद दिस? सी, बहुत अकम्प्लिश्ड होना, बहुत ख्याति प्राप्त करना, इट कुड बी ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट ऑल्सो। बिल्कुल होता ही है। वरना आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई टैलेंट है, उसके कारण भी आप बहुत अकम्प्लिश्ड हो सकते हैं, आपने नाम और मान, फेम कमाया हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हम्बल भी हों। अक्सर देखा जाता है कि नहीं होते, कुछ होते हैं लेकिन बहुत में नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि जब आप अक्वायर करते हैं तो आपको उस चीज़ का एक अभिमान आ जाता है कि मैं ही हूँ। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हम अक्वायर करते हैं, चाहे कोई विशेषता भी आज हमारे पास है, विशेषता भी है, कोई स्पेशलिटी भी है, कोई बहुत अच्छा बोल लेता है, कोई बहुत अच्छा गा लेता है, कोई बहुत अच्छा, उस समय भी अपने को याद दिलाना चाहिए कि ये विशेषता भी एक्चुअली में प्रभु प्रसाद है, उसी की देन है। यस, हर स्पेशलिटी किसी ना किसी को आपकी मेहनत से भी हो ना, तो भी ये कहना कि ये प्रभु प्रसाद है, इट्स अ वे ऑफ हम्बलिंग योरसेल्फ। कोई कहेगा नहीं ये तो मेरी मेहनत से कमाई हुई है, तो भी हम उस चीज को सरेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि जो प्रसाद होता है वो हमेशा बांट के खाया जाता है, उस पर किसी का हक नहीं होता। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। वो प्रभु वरदान है, वो प्रभु प्रसाद है। अगर कोई क्वालिटी है भी तो उसको औरों के भले के लिए, औरों के लिए लगा दें उसको। ये भी देखें कि उसमें कई बार कोई क्वालिटी हर एक के अंदर होती है, समाज की सेवा में लगा देते हैं, और कहीं सिर्फ उसको अपने तक ही होल्ड करके रखते हैं। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्पेशलिटी है, उसको आइडेंटिफाई करना और अपने को बार बार कहना कि ये मुझे परमात्मा से मिली है, परमात्मा की देन है, ये आपको हम्बल रखता है। तो कभी कभी क्या होता है सिस्टर श्रेया कि ईगो जो है दैट कैन ऑल्सो इंजीनियर समथिंग एल्स इन यू। कई बार क्या होता है, वो आप कह रही थी ना, जहाँ हर्ट है वहाँ ईगो है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कभी कभी वो हर्ट जो है वो आपको कुछ करने के लिए भी मजबूर कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब लंबोर्गिनी जो ट्रैक्टर बनाते थे, फेरुशियो लंबोर्गिनी शायद उनका नाम था, वो ट्रैक्टर बनाते थे और उनके पास एक फरारी गाड़ी थी और उनको लगा इस फरारी गाड़ी में क्लच की दिक्कत है, तो वो गए थे फरारी से मिलने, फरारी के जो ओनर थे उनसे मिलने, और फरारी ने उनको धुतकार दिया कि तुम ट्रैक्टर बनाने वाले हो, तुम ट्रैक्टर ड्राइवर हो, अपनी औकात में रहो। तो उनको वो हर्ट इतना महसूस हुआ, बेइज्जती इतनी ज़्यादा उनको महसूस हुई, उन्होंने बोला ठीक है, अब इस हर्ट को मैं आगे लेके इसको तब्दील करके मैं लंबोर्गिनी गाड़ी बनाऊंगा जो फरारी बनाती है, तो मैं लग्जरी गाड़ी बनाऊंगा और ऐसी गाड़ी बनाऊंगा। और ही इज़ नोन टू से कि जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता है वो फरारी खरीदता है, लेकिन जो ज़िंदगी में बन चुका है कुछ, वो लंबोर्गिनी खरीदता है। तो ईगो कहीं ना कहीं प्रोपेल्ड हिम, और वो जो नोकझोंक है वो आज भी चलती रहती है फरारी और लंबोर्गिनी के बीच में, एंड वन ऑफ द बेस्ट कार कंपनीज लग्जरी सेगमेंट में लंबोर्गिनी। तो कहीं ना कहीं ईगो ऑल्सो अच्छे तरीके से अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको प्रोपेल भी करती है। सी, कई बार क्या होता है, हम कई केसेस को देख करके सोचते हैं कि ये मे बी फैक्ट है। अगर हर्ट
आपको विक्ट्री की तरफ लेकर के जाती, हम्म, तो हर व्यक्ति जो हर्ट हुआ है हम्म। उसको सफल होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता ना सिस्टर, ऐसा- बिकॉज नहीं, मतलब वो क्यों हुआ वो भी तो समझना है ना। कई हर्ट होते हैं, वो डिप्रेस होकर सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं, लेकिन उनके केसेस में भले वो हर्ट हुए थे, बट वो हर्ट, वो जो पेन थी, उसने एक अवेकनिंग का काम किया, बिल्कुल ट्रिगर का काम किया। जो उनकी सफलता है वो उनकी अवेकनिंग, फिर मेहनत, फिर डिटर्मिनेशन, उससे हुई है, हर्ट से नहीं हुआ। अगर वो हर्ट हो जाते और अपने को हील नहीं करते, अवेकनिंग हो सकता है, एक हर्ट आपके लिए ट्रिगर का काम कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने को उस दिशा में, उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं कन्वर्ट करते, तो कभी भी वो सफलता नहीं होती। जैसे कोई हर्ट है, अगर वो अपने को नहीं पॉजिटिव दिशा में कन्वर्ट करता, तो वो डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ भी जाता है कि नहीं जाता। इट्स नॉट हर्ट विच इज लीडिंग टू सक्सेस, ये नहीं हम कह सकते। नहीं तो अगर आप इसको फैक्ट की तरह कहते हैं तो हर हर्ट व्यक्ति सफल होना चाहिए, लेकिन हाँ, पेन अवेकनिंग का काम कर सकता है। फिजिकल लेवल पर भी आप ले लें, आज आपको बॉडी में कोई पेन होता है, वो एक अवेकनिंग का काम कर देता है जब डॉक्टर कहता है आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको लाइफस्टाइल तो ठीक करना पड़ेगा ना। पेन ने नहीं आपको बदला, उसने आपको एक मैसेंजर की तरह बताया कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अब कई व्यक्ति ठीक कर लेते हैं, वो डाइट करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, टाइम पर सोते हैं, माइंडलेसली स्क्रॉल करना बंद कर देते हैं। दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज, देयर चेंज लीड्स टू बेटर हेल्थ। ये जो एग्जाम्पल देने समझ में भी आ रहा है, सही भी लग रहा है। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में थे नहीं। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई काम नहीं है एक लग्जरी गाड़ी के साथ, क्योंकि वो ट्रैक्टर बनाता है। हम इसमें बात क्या करें, सफलता, वो भी कोई छोटी मोटी सफलता नहीं, असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव किया, which was impossible, वो उन्होंने पॉसिबल कर दिया। हाँ। पर वो कैसे किया उन्होंने, वो मेहनत से किया उन्होंने, मेहनत से किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसका प्रोवोकेशन जो है वो कुछ और था, ट्रिगर पेन था। पेन अवेकनिंग का काम कर सकता है, लेकिन सफलता मेहनत से थी जी। हम क्या कह रहे हैं, दर्द सफलता को लेकर आ रहा है। वो कह रहे हैं दर्द के कारण जो मुझ में अवेकनिंग आई, जो मुझे रियलाइजेशन आया, उस वजह से मैंने उसको कैटलिस्ट बना के ये काम किया। एब्सोल्युटली, द राइट वर्ड इज कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, वो ट्रिगर का काम कर सकता है, वो अवेकनिंग का काम कर सकता है। उसके बाद भी कई हैं जो कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन एग्जाम्पल हम उन्हीं का लेते हैं जो बेहतर कर पाते हैं। जरूरी भी है, क्योंकि हम वही एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं जो लोगों के अंदर होप क्रिएट करे। बिल्कुल, हम सब जीवन में हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम वही एग्जाम्पल्स को औरों के साथ प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि देखो आप हर्ट होकर के भी उठ सकते हैं, और आप उस नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं किसी पॉजिटिव चीज में। मना दूसरा तरीका क्या है कि आप नेगेटिव स्पाइरल में जा करके, एंड वी हैव लॉट ऑफ दोज एग्जांपल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फेलियर हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, दे एंडेड देयर लाइफ। ऐसे एग्जांपल्स भी हम रोज सुनते हैं, और बड़े बड़े सुनते हैं, बड़े बड़े। आई रिमेम्बर, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर, कैफे कॉफी डे का बिल्कुल शायद कोई ओनर था। ये ऐसे बहुत बड़े बड़े भी हैं। अब ना, दिस इज वन इंस्टेंस वेरी सिमिलर, कि उन्होंने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो उनके लिए जो उन्होंने ऑप्शन चूज किया, एंडिंग देयर लाइफ। किसी ने ऑप्शन चूज किया, नहीं, I will do something and bring a positive change. एक बहुत अच्छी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ था कि ईगो का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और ये आप याद रखें। उसमें लिखा हुआ था कि जो भी आई एम के बाद आता है वो ईगो है। तो मैं फला हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, वो ईगो है, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं डांसर हूँ, सिंगर हूँ, जो भी हो, वो ईगो है, क्योंकि आप पैदा ऐसे नहीं हुए थे, ये आप बने। और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हमने उसी को अपनी आइडेंटिटी बना ली, हमने अक्वायर किया ना वो प्रोफेशन। चाहे डॉक्टर है, देखो एक है मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है, बिल्कुल, एक है मैं डॉक्टर हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है? कि मैं वो नहीं हूँ, आइडेंटिटी नहीं है मेरी, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। पर कैसे पता चलता है कि मैं उस कॉन्शियसनेस में चला गया हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, क्योंकि ये जैसे हमने कहा, ये कई बार वर्ड्स की बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की बात है।
कॉन्शियसनेस में वो चीज़ होती है। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में है कि मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये मेरा प्रोफेशन है जी, तो फिर अगर मेरी फ्रेटर्निटी के बारे में कुछ कहता है तो मुझे बुरा लगता तो है मुझे बुरा लगता है। वो या किसी मुझे अच्छा एक का लगता है। एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। कहते हैं आजकल तो डॉक्टर सब करप्ट हो गए हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, आप उनको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ये किसी एक का ओपिनियन है मेरी फ्रेटर्निटी के बारे में, वो उसका ओपिनियन है। बट मुझे उस समय याद नहीं है कि मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। सो द मोमेंट आप किसी भी बहुत अच्छी रोल बात। के साथ, किसी भी लेबल के साथ जुड़ते आइडेंटिफाई हैं। करने लगते हैं तो उस चीज के बारे में जब भी कोई कुछ कहेगा तो मुझे बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? क्या अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये बहुत तो हम आई एम के आगे फिर क्या लगाए? तो मेरा अगला सवाल यही था कि अब तो फिर हु एम आई, तो मैं क्या बोलूँ फिर? एब्सोल्युटली। इसलिए देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों रहा है। शुरू से ही जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, सोक्रेटिस हैं, सब ने क्या कहा, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया तब फिर आप बहुत खुश रहेंगे जिंदगी में, सफल रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि बाकी सब हमने अक्वायर किया है, बॉडी तक भी। बॉडी है, रोल है, लेबल्स हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, सब आपने अक्वायर किया है। जो आपने अक्वायर किया है वो विनाशी है, पेरिशेबल है। तो इम्पेरिशेबल क्या है, अविनाशी क्या है? जस्ट दैट एनर्जी, सोल। सो आई एम अ सोल, दिस इज माई बॉडी। बहुत बढ़िया। मैं आत्मा, मेरा शरीर। शरीर के लिए भी आप देखो क्या है, आप कभी नहीं कहते मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ, नहीं बोला। मेरा शरीर दर्द कर रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात। सिर दर्द कर रहा हूँ तो आपने कभी नहीं बोला। नहीं, मेरा सिर दर्द कर सो रहा देन दैट मीन्स दिस बॉडी इज ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव अक्वायर्ड। है। क्या बात। आई एम दैट बीइंग जो हम कहते हैं अमर अजर अविनाशी, इसलिए कभी कोई मरता नहीं है। अमर अजर अविनाशी, इटर्नल है ना, इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट, फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। फियर ऑफ डेथ क्या है? बॉडी विनाशी है, खत्म होनी है। इसलिए हम कहते हैं मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी। बिल्कुल। कब, वो अलग बात है। आजकल का समय अनसर्टन है, कभी भी हो जाता है। बिल्कुल। पर फैक्ट है कि मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी, इट्स पेरिशेबल। लेकिन सोल के लिए क्या कहते हैं? इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है। पानी उसको डुबो नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती। यू नो, अंडरस्टैंडिंग दैट और उस कॉन्शियसनेस में रहने से ही आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत बढ़िया। बाकी सब चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक और ले, अगर आपको याद रहता है कि ये मेरी बॉडी है और अगर कोई बीमारी भी आती है तो आपको ये रहता है कि ये बीमारी शरीर को आई है, मैं बीमार नहीं हूँ। जब आप बीमार नहीं होते तो आप बहुत जल्दी उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बीमारी शरीर को है, इलाज भी करें। दैट इज व्हाई दे से कि सफरिंग ऑप्शनल है, पेन कंपलसरी है। बिल्कुल। पेन बॉडी को है, लेकिन अगर आपको भूल गया कि मेरी बॉडी है और आपको लगा मैं बॉडी हूँ, तो जैसे कोई बीमारी भी होगी, और आजकल बीमारी कॉमन हो गई ना, आपको कोई कैंसर का पता चलता है, शरीर को कैंसर है, आई एम सेपरेट, आई एम पीसफुल, आई एम लविंग, आप वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, आप देखेंगे बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए दो जनों को सेम बीमारी होती है, लेकिन दोनों की हीलिंग जो पीरियड है वो बहुत अलग अलग होता है। तो जब बीमार भी हो तो ये ना बोलना कि मैं बीमार हूँ, कहना कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है। ये कॉन्शियसनेस बहुत बढ़िया। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, इनफैक्ट और ज्यादा हैप्पी हूँ। और मेरा वाइब्रेशन ही सी हमारा हर थॉट जो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है। बॉडी क्या है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ही तो है ना। आप जब बार बार कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, वो सेल्स जो है हील नहीं हो पाते। आप बेस्ट डॉक्टर होगा, बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, इसलिए क्यों लाइन आती है हील दाई सेल्फ। डॉक्टर कैन ट्रीट, लेकिन हीलिंग हमें खुद करनी है। हीलिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। आपकी कॉन्शियसनेस हीलिंग को स्टॉप कर देती है। सिर्फ ये कॉन्शियसनेस कि मैं शरीर हूँ हील नहीं होने देती। बहुत बढ़िया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो हम देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है सच हो। वो एक राइटर का इजाद किया हुआ एक डायलॉग है जो उस समय इम्पैक्ट लाने के लिए कहा जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आता कि झुकेगा नहीं साला, वो हम बहुत सारे चीज़ों में डाल देते हैं, लेकिन द आइडिया वाज उस समय उस कैरेक्टर के लिए वो ज़रूरी था। लेकिन इससे मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ, क्योंकि ईगो की बात हो रही है। देखिए जैसे आप अभी कह रहे हैं, लिंगो भी बनने लगता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर वो कोई चीज़ हीरो कर रहा होता है ना, तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं, कूल लगता है वो। बिल्कुल। पिछले बार भी कई बार पढ़ रही थी कि पहले ऐसा होता था कि फिल्म्स के अंदर भी जो विलन का रोल है वो
कोई और करता था, एंड जब आप बाहर आते थे तो आपको थोड़ा सा उसके प्रति एक डिस्गस्ट सा फील होता था, मतलब यू ऑलवेज एसोसिएटेड योरसेल्फ विद द हीरो जो है, वो काइंड होता था, कंपैशनेट होता था, ऑनेस्ट होता था, तो भी एक इन्फ्लुएंस था। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखें कि हमारे जो फिल्म्स हैं उसके अंदर कभी कभी अभी विलन का रोल भी हीरो प्ले कर रहा होता है। बिल्कुल। तो आप फिर किस चीज़ को एंडोर्स करते जा रहे हैं कि अल्कोहल भी ठीक है, मारना भी ठीक है, वायलेंस भी ठीक है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज है वो भी ठीक है, क्योंकि वो तो कूल लगता है ना, वो तो बहुत मैनली लगता है। सो वी कैन नॉट रियली से कि इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है। फिर हम कहते हैं सोसाइटी उस दिशा में जा रही है, समाज उस दिशा में जा रहा है, तो समाज के ऊपर उन्हीं चीज़ों का तो इम्पैक्ट पड़ता है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे मैं एक दूसरी दिशा में जाना चाहता हूँ, अप्रेजल। अभी उसका सीज़न हाल फिलहाल में गुजरा है, कुछ जगह अभी होंगी। अप्रेजल का जो मापदंड है प्राइमरीली, जो लोगों का फीडबैक होता है, जिसके बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, बोनस वगैरह मिलते हैं एक्सेट्रा, वो कंपैरिजन का है कि इसके मुकाबले में तुमने अच्छा किया या इसके मुकाबले में तुमने ख़राब किया। और ईगो हम कहते हैं, हम कंपैरिजन से भी आता है। तो जब अप्रेजल मैकेनिज़्म जो है जिसके बेसिस पे हम एक दूसरे को जज कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो, तो फिर कहीं ना कहीं उस सिस्टम के बारे में हम क्या करें जो कंपैरिजन पे ही बना है। कंपैरिजन पर जो सिस्टम बना है वो बहुत समय तक चल नहीं पाएगा। इतने सालों से तो चला आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर कई लोग मजबूरी से भी काम कर रहे होते हैं। अप्रेजल के बाद आप देखें कितने रेजिग्नेशंस होते हैं, कितने लोग हर्ट हो जाते हैं, ओनली बिकॉज दे आर कंपेयरिंग। यू नो, समटाइम्स व्हेन यू सी योर इंक्रीमेंट, आप बिल्कुल ठीक होते हैं, हाँ, लेकिन दूसरों का देख के बड़ी जलन होती है। सारी प्रॉब्लम तो वहीं पर है ना। एक्चुअली में जो तरीका होना चाहिए, वैसे तो हम हर चीज में ही कर रहे हैं, तो हम स्ट्रेस के साथ भी काम कर रहे हैं, हम कंपैरिजन के साथ भी कर रहे हैं, पर फिगर आउट ये करना होता है कि वो हैप्पी प्लेस है कि नहीं। हाँ, सिर्फ उसका रिजल्ट आ जाना, आप स्ट्रेस्ड होकर के भी बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं काम करने के लिए। तो हम वो नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा, काम हो सकता है। एक जना रिजाइन करेगा, आप किसी दूसरे को रख लेंगे। इम्पोर्टेंट फाइंड आउट करने का है कि वो हैप्पी वर्क प्लेस है कि नहीं है। जो तरीका होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए हर एक को उसकी कैपेसिटी से जज करना चाहिए। आज अगर आपका कोई अप्रेजल है, इंक्रीमेंट लेटर आया है, सिट विद योर सेल्फ और अपने आप से पूछें ऑनेस्टली कि मेरी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से इस ईयर में बेटर है, और उसके कंपैरिजन में जितना इंक्रीमेंट मुझे मिलना चाहिए मिला है। अगर वो है तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए। और अगर नहीं है तब भी फुल स्टॉप लगाना चाहिए। नहीं, देन इफ यू वांट टू टॉक टू समबडी, आप बात कर लेना, उसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आई वांट टू टॉक टू माय सीनियर्स, आप बात करें। इफ यू वांट टू लीव, आप लीव भी करें, उसमें भी कोई हर्जा नहीं है। प्रॉब्लम है हमारा कांस्टेंट जो नेगेटिव थिंकिंग है, उसको इतना, मुझे इतना नहीं। हम दोनों अगर एक ही चीज भी कर रहे हैं ना, एक ही रोल प्ले कर रहे हैं, एक ही, तो भी जरूरी नहीं है कि हमारी स्किल एग्जैक्टली सेम होगी। हाँ, और आउटपुट भी जरूरी नहीं कि सेम हो, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम दो जने भाषण नहीं कर रहे, हम स्पीकर हैं, तो हम दोनों सेम होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। दो जने कोई एडिट करते हैं, दो जने कोई, सो हमारा रोल सेम होगा, पर सेम रोल होते हुए भी परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है सेम होगी। हम कभी कभी जो चाहते हैं ना इंक्रीमेंट, वो रोल के बेस पर चाहते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पर नहीं चाहते हैं। पर ऐसा हो सकता है कि सेम रोल होते हुए भी उसकी परफॉर्मेंस और उसका आउटपुट ज़्यादा है, मे बी दैट इज़ वाई उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा है, पर आपका पिछले साल से ज़्यादा है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटेंट, हम कई बार थोड़े से डिसहार्टन हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। रॉबर्ट ग्रीन बोल के एक ऑथर हैं, और वो कहते हैं कि इसे अलाइव टाइम और डेड टाइम का कॉन्सेप्ट वो देते हैं। तो कहते हैं कि अलाइव टाइम वो होता है जब हम कुछ नहीं भी करने का माहौल हो, जैसे हम एक कतार में खड़े हैं, कहीं पे एक टिकट लेने के लिए खड़े हैं, उस समय हमारे पास कुछ करने का स्कोप नहीं है, हम वेट कर रहे होते कि हमारा नंबर आएगा। वो कहते हैं उस समय भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑडियो बुक सुन लें, आप कोई नोट्स बना लें, आप कोई चीज़ सीख लें, आप कुछ मेमोरी कर लें। आप तो बहुत सारी चीज़ों को हम अलाइव टाइम बना सकते हैं। तो जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो उसको अलाइव टाइम बोलते हैं, और जब हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उसको डेड टाइम बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि हर लिविंग सेकंड को अलाइव टाइम में बदलने की कोशिश करो जी। तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे ऐसा लगता है कि अलाइव टाइम वो है, आप जब कह रहे हैं, अगर कोई भी मोमेंट समझो हम लाइन में भी खड़े हैं,
लेकिन हम उस समय पर थोड़ा अपसेट होना शुरू हो जाते हैं, कितनी लंबी टाइम लाइन है, बिल्कुल। कितना टाइम वेस्ट हो रहा हाँ। है, कितना हमारा टाइम चला गया, वो टाइम डेड होने लग जाता है। द मोमेंट आप गलत सोचने लगते हैं, आप गलत फील करने लगते हैं, आप जैसे अपने जीवन की खुशी को खत्म कर रहे हैं। आखिर जीवन का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? इज टू बी हैप्पी ना। जो भी करना है, डूइंग बाद में है। हम ह्यूमन बीइंग है, हम ह्यूमन डूइंग तो नहीं है ना। सो हम डूइंग भी किस लिए करते हैं कि ये सब कुछ करेंगे तो फिर हमें खुशी मिलेगी। सो बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग पीसफुल, इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी। पर बीइंग स्टेज को भूल करके जब हम डूइंग में जाते हैं, वो डेड होने लग जाता है। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं एक सेक्सुअल वेलनेस हेल्थ पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे मेल ईगो के बारे में बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि जब एक इंसान ईगो में आता है ना और वो फेल हो जाता है, तो वो जो उसका जो मेल ईगो है, जिसको हमने कहा मेल ईगो फीमेल ईगो कुछ नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं वो जो ईगो वो हर एरिया में घुसता है। वो सिर्फ उसके प्रोफेशन तक है, जिसमें वो फेल हुआ उसको इफेक्ट नहीं करता। तो सपोजिंग आज मैं किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गया तो वहीं तक सीमित नहीं रहता। अगर मैं फेलियर लेके उसको मुंह फुला के या बहुत दिल तक ले लूँगा, मैं घर जाऊँगा वहाँ भी कलेश होगा, मैं गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। तो वो हर एक एरिया को इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपने ये नहीं कहा ना आई फेल्ड इन अ प्रोजेक्ट, आपने कहा आई एम अ फेलियर। जो हम बार बार कह रहे हैं, ईगो क्या हो रही है? हम किसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सही बात है। तो आप अपने प्रोजेक्ट से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रोजेक्ट सफल तो मैं सफल। सही बात है। प्रोजेक्ट सफल तो मैं सफल। फेलियर एक इवेंट है, उसको इवेंट तक रहने दें। फेलियर पर्सन नहीं है। लेकिन जब आप उससे आइडेंटिफाई करते हैं प्रोजेक्ट से, या आप कोई फिल्म से आइडेंटिफाई, आप डायरेक्टर हैं, आपने कोई फिल्म बनाई, आप कोई पेंटर है, आपने कोई पेंटिंग बनाई। अब हर चीज तो नहीं सफल होती, कभी कभी वो फिल्म नहीं चली और आप कहने लगते हैं फिल्म फेल हुई ना। कितने डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चलती है, कोई नहीं चलती है। दे डोंट कंसिडर देमसेल्व्स एज अ फेलियर। पर जब आप जो आप करते हैं उससे अगर आप आइडेंटिफाई करने लगे, वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क होता है? क्योंकि कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट जब हर्ट होता है, और एक एग्जांपल है इंग्लिश विंग्लिश बोल के फिल्म आई थी, श्रीदेवी ने करी थी वो, कि उसके खुद के हस्बैंड ही इनका बहुत मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्या ये खाना वाना पकाती रहती हो, लड्डू भी ठीक से नहीं बना पाती हो, तुम इसी के लायक हो। और उनको वो इतना ख़राब लगता है तो वो क्या करती हैं, वो इंग्लिश लेसन्स लेने जाती हैं ताकि उनकी अंग्रेज़ी के बारे में मजाक उड़ाया जाता है। और फिर धीरे धीरे उनके क्लास को वो खाना वाना भी सिखा देती हैं और वहाँ से सेल्फ रिस्पेक्ट उनको बहुत ज़्यादा आता है। तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फ़र्क है? ईगो उन चीज़ों का होता है जो आप अक्वायर करते हैं। जो कुछ भी आप अक्वायर करते हैं आपकी पूरी लाइफ के अंदर, चाहे वो बॉडी है, ब्यूटी है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिग्री है, पोजेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं, जो सब टेम्पररी है। उससे जो एरोगेंस क्रिएट होती है वो ईगो है। बिल्कुल। सेल्फ रिस्पेक्ट वो है जो सदा रहती है, अक्वायर्ड नहीं है। सेल्फ पहले तो इसलिए पता होना चाहिए कि सेल्फ क्या है। सेल्फ बॉडी नहीं है, जो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो सेल्फ क्या है? आई। तो जब हम कहते हैं आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, जो आत्मा, आपने कई बार सुना होगा, कहते हैं सतोगुणी। If you've ever heard this word, सर्वगुणी या सतोगुणी। सो बेसिकली जो एवरी बीइंग है उसकी ये 7 बेसिक क्वालिटीज हैं। शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। अरे वाह, फिर से बोलिए प्लीज। शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता। ये हम हैं। आनंद और खुशी में क्या फर्क है? आनंद इज ब्लिस, खुशी इज हैप्पीनेस। अच्छा, तो इटर्नल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज ब्लिस। इटर्नल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज ब्लिस। ये चीजें हम क्रेव करते हैं पर एक्चुअली ये हम हैं। जब हम इस स्टेज में रहते हैं हम भूल जाते हैं। इट्स लाइक जो हम साड़ी पर दाग लग गया तो दाग ही दिखाई देता है। तो जब हम इस स्टेज में नहीं रहते तो ये चीजें हम बाहर से लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा। वही खुशी को हम चीजों में ढूंढते हैं, वही प्यार को हम लोगों में ढूंढते हैं, वही शांति को हम जंगल या मंदिर में ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा। वो हम बाहर से अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं और जहाँ से भी हम बाहर अकम्प्लिश कोशिश करते हैं वो या तो एरोगेंस में बदल जाता है या हमें फियर होता है कि वो चीज़ हमारे से छूटेगी तो वो चीज़ भी चली जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट इज दैट रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ एंड दिस इज ऑलरेडी देयर। अच्छा। आप फिर ये चीज़ें लेने के लिए नहीं ना, आप एक डॉक्टर हैं तो आप
आप वो जो आपका प्रोफेशन है वो खुशी और प्यार से करते हैं, आप उस प्रोफेशन से खुशी लेने की कोशिश नहीं करते। दोनों में फर्क है। बिल्कुल। इसलिए हमने कहा कि अगर आप उस स्टेज में होंगे और फिर आपके प्रोफेशन के बारे में कुछ कहेगा तो आप बुरा नहीं मानेंगे, आपको नहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके मन की स्थिति उस चीज पर डिपेंडेंट ही नहीं है। सो पहले सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद फिर आप अपने कर्म में जाते हैं, जिसको कर्म योग कहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन एक है कि उस कर्म से आपको खुशी चाहिए। कई बार कहते हैं कि जो जिद्दी लोग होते हैं वो भी कभी कभी बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लेते हैं, तो ईगो और जिद में क्या फ़र्क है? जिद्दी लोग बहुत कुछ अकम्प्लिश नहीं करते, दृढ़ लोग बहुत कुछ अकम्प्लिश करते हैं, लेकिन वो डिटर्मिनेशन जिद की तरह दिखाई देती है। अच्छा, वो सी दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वो वोकैबुलरी में आ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। डिटर्मिन्ड व्यक्ति क्या होता है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। फेलियर है तो भी करना है, सर्दी है तो भी करना है, कोई साथ दे ना दे तो भी करना है। वो डिटर्मिनेशन है, ये बहुत अच्छी बात कही। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मांझी, जो अपनी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर इस वजह से नहीं ले पाए क्योंकि एक पहाड़ था बीच में, एंड ही लॉस्ट हिज वाइफ। तो उन्होंने सिर्फ एक हथौड़ी और छेनी लेके पूरी की पूरी पहाड़ तोड़ डाली, और इतना डिटर्मिन्ड थे वो। कभी कभी आप सही कह रहे हैं, वो जिद की तरह दिखता होगा। कई चीजें दिखती हैं, हमें लगता है हमारी वोकैबुलरी में हम उसको कह देते हैं, पर वो होता पीछे दृढ़ता। दृढ़ता हमेशा सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको कई लोगों ने कहा आप नहीं करो, कईयों ने कहा आपसे होगा नहीं, कईयों ने पीछे खींचने की कोशिश करी, बीच में ऑब्स्टिकल्स लेकर के आए, लेकिन वो डिटर्मिन्ड थे। तो वो सब अप्स एंड डाउन्स और ऑब्स्टिकल्स और सबको पार करके सफल हो गए। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही।